नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 सच्ची डरावनी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह जीवन की ऐसी कहानी है जो किसी न किसी के साथ घटती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोठी नंबर 13। साल 2011 की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक सरकारी टीचर विवेक कुमार का ट्रांसफर पास के कस्बे के पुराने सरकारी स्कूल में हो गया। स्कूल का भवन बहुत ही पुराना था और सबसे अजीब बात थी उसकी एक कोठरी नंबर 13। पहले ही दिन विवेक को हेडमास्टर ने चेतावनी दी, कोठरी नंबर 13 को कभी मत खोलना, वहाँ कुछ गड़बड़ है। विवेक ने ये बात अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दी, लेकिन हर रोज जब वो स्कूल आते उन्हें उस कोठरी से अजीब सी आवाज़ें आती, कभी किसी के रोने की, कभी चूड़ियों की खनकने की। एक दिन छुट्टी के बाद विवेक स्कूल में कुछ फाइलें ढूंढ रहे थे। अकेलेपन और डर के बावजूद उन्होंने कोठी नंबर 13 का दरवाज़ा खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने कुंडी घुमाई, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा और एक अजीब सी बदबू थी। वो अंदर घुसे ही थे कि पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। अंधेरे में उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। एक महिला की धीमी आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर आकर सीधे गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि सालों पहले स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला टीचर सरिता देवी उस कोठरी में रहस्यमयी हालातों में मारी गई थी। कहा जाता है कि स्कूल के प्रबंधक ने उसकी आत्महत्या को छुपाया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अगले ही कुछ दिन तक विवेक को सपने में वही महिला दिखने लगी। कभी वो स्कूल में, कभी उसके कमरे में, कभी किताबें अपने आप गिरती, कभी ब्लैक बोर्ड पर बिना लिखे अक्षर उभरते। एक रात विवेक को सपने में सरिता देवी ने कहा, मेरी मौत का सच उजागर करो, मैं मुक्त हो जाऊंगी। विवेक ने उस केस की पुरानी फाइलें निकालनी शुरू की। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि सरिता देवी को स्कूल के ही एक कर्मचारी ने परेशान किया था और एक दिन उसने उसे मारकर उसी कोठरी में लटका दिया। विवेक ने ये बात अखबारों और सोशल मीडिया पर उजागर की। पुलिस ने जांच दोबारा शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया। तभी से कोठरी नंबर 13 से आवाज़ें आनी बंद हो गईं। लेकिन आज भी जब कोई नया टीचर आता है, वो कोठरी जैसे उसे बुलाती है, एक बार तो अंदर आ जाओ। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यह कहानी एक सच्चे अनुभव पर आधारित है जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले अरब मिश्रा के साथ घटित हुई। अरब एक इंजीनियर थे जो शहरी जीवन से थककर कुछ दिनों के लिए गांव गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका एक छोटा सा ब्रेक उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। अरब देहरादून में एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। लगातार 5 साल काम करने के बाद उन्होंने छुट्टी ली और अपने पुश्तैनी गाँव भतरी चले गए। गाँव हरे भरे जंगल के बीच बसा था, जहाँ मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता था और रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। उनके दादा दादी का पुराना मकान अब भी गांव के एक कोने में खड़ा था, जिसे देखकर पुराने दिन ताज़ा हो गए। गांव के लोग आज भी उन्हें पहचानते थे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो उसी पुराने घर में रहेंगे तो कुछ लोग चुप हो गए और कुछ ने कहा, रात को खिड़की बंद रखना अरब बाबू। पहली रात शांत थी। अरब थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए, लेकिन आधी रात को उनकी नींद खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि कमरे में ठंडक अचानक बढ़ गई। उन्होंने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन तभी खिड़की की कुंडी खुद ब खुद खटकी। खिड़की के पास एक परछाई दिखी, वो महिला जैसी आकृति जो सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे ही अरब उठे, वो आकृति गायब हो गई। उन्होंने सोचा ये शायद उनका भ्रम होगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग रामदीन से उस रात की बात की। रामदीन की आंखों में डर था। उन्होंने बताया, 20 साल पहले उस घर में एक लड़की रहती थी, चंपा। वो सुंदर थी, पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन गांव के एक ठाकुर लड़के ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। जब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। तभी से कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। अरब को यह कहानी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी।
बत्तियां अपने आप जल बुझ जाती, घर में पूजा की थाली उलट जाती, दीवारों पर नाखूनों के निशान दिखते। एक रात जब अरब सो रहे थे तो किसी ने दरवाजे पर 3 दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पाँव के निशान थे जो उनके कमरे तक आकर रुक जाते थे। वो निशान खिड़की के पास जाकर गायब हो जाते। अब अरब को हर रात किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती। कभी लगता कि कोई सीढ़ी पर चल रहा है, कभी कोई दरवाज़ा खोल रहा है। एक रात उन्होंने खिड़की से देखा, भाई सफ़ेद साड़ी वाली महिला बाग के नीम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। अरब ने मोबाइल उठाया, लेकिन जैसे ही फ्लैश ऑन हुआ वो गायब हो गई। अब अरब डरने लगे थे। उन्हें लगा शायद उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। घर के एक कोने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उसमें चंपा की कुछ किताबें और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों सब मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं। अगर मेरी बात कोई नहीं मानेगा तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अरब सिहर गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो आत्मा सच में वहीं मौजूद है। अगले दिन वो गांव के एक पंडित के पास गए। पंडित ने घर में हवन और पूजा का सुझाव दिया ताकि आत्मा को शांति मिले। उन्होंने बताया कि आत्मा तभी बंधी रहती हैं जब उनका अपमान या अधूरी इच्छा रह जाती है। पूरे गांव के सामने हवन हुआ। चंपा की आत्मा के लिए क्षमा मांगी गई। उसकी डायरी को आग में प्रवाहित कर दिया। नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर एक छोटा मंदिर भी बनवाया गया। उस रात के बाद अरब को कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ। खिड़की फिर कभी नहीं खटकी और रोने की आवाज़ें बंद हो गईं। गांव के लोग अब उस घर को दोबारा देखने लगे। अरब देहरादून लौट आए, लेकिन हर साल उस गांव जाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे एक दिया जरूर जलाते हैं। लेकिन गांव में कुछ लोग अब भी कहते हैं, कभी कभी रात में वो छाया फिर से दिखती है, जैसे देख रही हो कि लोग अब उसे याद रखते हैं या नहीं। ये कहानी बताती है कि सच्ची डरावनी घटना केवल डर के लिए नहीं होती, बल्कि कभी कभी किसी अधूरी आत्मा की पुकार होती है। शायद वो शांति चाहती है, शायद न्याय। अगर कभी किसी पुराने घर की खिड़की अपने आप खुले तो एक बार पीछे जरूर देख लेना। ये कहानी राहुल मिश्रा नामक एक युवक की है जो 2018 में अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव लेकर लौटा। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि उसके जीवन की सच्ची घटना है जो उसने खुद अपने शब्दों में साझा की। इस कहानी में कोई भूतिया हवेली नहीं, कोई डरावना तांत्रिक नहीं, बल्कि एक आवाज़ जो रात के सन्नाटों में आती थी और धीरे धीरे एक खौफनाक रहस्य में बदल जाती है। राहुल की पहली नौकरी छत्तीसगढ़ के एक कस्बे कोरबा में लगी थी। एक प्राइवेट कंपनी ने उसे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर रखा था। राहुल मुंबई का रहने वाला था, इसीलिए गांव जैसी शांति और जंगल से घिरा यह इलाका उसे अजीब लग रहा था और नया भी। कंपनी ने रहने के लिए एक गेस्ट हाउस दिया जो मुख्य शहर से थोड़ा दूर था। गेस्ट हाउस 2 मंजिला था और उसमें उस समय केवल राहुल ही रह रहा था। शुरुआती कुछ दिन तो सामान्य बीते, लेकिन चौथे दिन से कुछ असामान्य घटनाएं शुरू होने लगी। एक रात करीब 1 बजे राहुल की नींद एक अजीब सी कानों में गूंजती हुई आवाज़ से खुली। आवाज़ किसी महिला की थी जो बार बार कह रही थी, यह मेरा कमरा है, निकल जाओ। राहुल चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। उसने बाहर देखा, चारों ओर सन्नाटा था। गेस्ट हाउस के आसपास ना कोई घर था, ना कोई रोशनी। राहुल ने मान लिया कि शायद ये सपना रहा होगा, पर अगली रात वही आवाज़ फिर आई, थोड़ी ज़्यादा साफ, थोड़ी ज़्यादा गूंजती हुई। तुमने मेरा कमरा क्यों लिया? मैं यहाँ सोती थी। राहुल डर गया। उसने उठकर दरवाजे, खिड़कियाँ सब चेक किए, सब बंद था। कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब ये बात उसे खटकने लगी। उसे गेस्ट हाउस के केयर टेकर से बात करनी पड़ी। अगली सुबह राहुल ने केयर टेकर राम भरोसे काका से बात की। पहले तो काका टालते रहे, लेकिन जब राहुल ने आवाज़ों की बात की तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बताया, बाबूजी, ये गेस्ट हाउस पहले सरकारी स्कूल की एक सीनियर टीचर का घर था। सुनैना मैडम बहुत तेजी थी, लेकिन उन्हें किसी ने जहर दे दिया था। यहीं ऊपर के कमरे में उनकी लाश मिली थी। केस अभी तक हल नहीं हुआ। तब से जो भी उस कमरे में रहा, उसने अजीब चीज़ें महसूस की। कुछ तो पागल हो गए, कुछ भाग गए। राहुल को झटका लगा।
जिस कमरे में वो सो रहा था वही वो कमरा था। अब राहुल का डर दिन ब दिन बढ़ने लगा। हर रात एक ही आवाज़, मुझे इंसाफ चाहिए। कभी वे खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी कमरे का पंखा बिना बिजली के घूमता। एक रात उसके कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, सच जानो। अब राहुल मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि वो भी किसी मुसीबत में फंस सकता है। राहुल ने हिम्मत करके सुनैना मैडम के केस की पुरानी रिपोर्ट निकलवाई। उसमें कुछ बातें अजीब थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी। उनके पति से पूछताछ हुई थी, लेकिन सबूत न मिलने पर केस बंद कर दिया गया। सुनैना ने मौत से एक दिन पहले किसी को फ़ोन किया था, लेकिन वह नंबर रिपोर्ट में नहीं था। राहुल ने उस नंबर की तलाश शुरू की। काफ़ी कोशिशों के बाद पता चला कि वो नंबर संध्या नाम की महिला का था, जो सुनैना की सहकर्मी और दोस्त थी। राहुल ने संध्या से मुलाकात की। पहले तो उन्होंने बात करने से इनकार किया, लेकिन जब राहुल ने आवाज़ों और खून से लिखी बातों का जिक्र किया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया, सुनैना ने मुझे एक दिन पहले फ़ोन किया था। उन्होंने बताया था कि उसके पति किसी और महिला से संबंध में है और उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे डर से मना किया था कि किसी से ना कहूँ, लेकिन अगली सुबह खबर आई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन सुनैना आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी, वो बहुत मजबूत थी। यह बार राहुल के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। राहुल ने यह जानकारी पुलिस को दी। संध्या ने बयान दर्ज करवाया, केस दोबारा खुला, कोर्ट रिकॉर्डिंग और पुराने साक्ष्य की समीक्षा हुई। कई महीनों की जांच के बाद सुनैना के पति और उनकी कथित प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनैना के शरीर में जो जहर पाया गया था वही जहर उनके घर में मौजूद था। आखिरकार सुनैना को न्याय मिला। राहुल अब भी गेस्ट हाउस में रह रहा था, लेकिन उस रात जब केस का फैसला आया, आखिरी बार वो आवाज़ आई, धन्यवाद। उसके बाद राहुल को कभी भी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। कमरे में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी, खिड़कियां नहीं खुलती थी, पंखा अपने आप नहीं चलता था। शायद सुनैना की आत्मा अब मुक्त हो गई थी। आज भी राहुल को वो दिन याद है जब एक आवाज़ ने उसे अपने मिशन पर लगा दिया। अगर उसने डर के मारे सब कुछ अनदेखा कर दिया होता तो शायद एक और आत्मा न्याय के लिए भटकती रहती। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।